नमस्कार, लाइव 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुणा त्यागी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिनका नाम पहचान उनके काम से है। महज 21 वर्ष की उम्र में समाज कल्याण के लिए त्याग, तपस्या, लगन, मेहनत और ईमानदारी के दम पर समाज में एक अलग पहचान बनाई। तो आइए मिलवाते हैं समाज सेवी के रूप में मशहूर सीमा भसीन जी। सीमा भसीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लाइव 24 में। नमस्कार जी। सबसे पहले आपके चैनल को मुझे यहाँ आमंत्रण देने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद जी। मेरा सबसे पहला सवाल मैम आपसे ये है कि आप हिमाचल प्रदेश से आती हैं और गाजियाबाद से सटे हुए नंदग्राम में सेवा भारतीय विवेकानंद मंदिर में विद्या मंदिर स्कूल में आप प्रिंसिपल हैं। आपने ये शुरुआत मैम कब की और ये शुरुआत आपकी कैसे हुई? मैम 99 में जब मेरी शादी गाजियाबाद में हुई जी, तो घर पे बैठे हुए सोचा, क्योंकि मुझे शादी से पहले ही काम करने की आदत थी जी। यानी स्लम एरिया में जाना और फिर बच्चों को बीच में थोड़ा समय व्यतीत करना। तो मेरे से घर में 2 वर्ष भी नहीं रहा गया और मैंने 18 जुलाई 2002 में सेवा भारती को ज्वाइन किया। जी तब नंदग्राम जैसे क्षेत्र में, जो कि स्लम एरिया है अपने आप में, जी। और यहाँ पर केवल 7 बच्चे यहाँ पर केवल एक संस्कारशाला के माध्यम से यहाँ जुड़े हुए थे। तो धीरे धीरे यहाँ पर 18 जुलाई को जब मैंने ज्वाइन किया तो उसको बढ़ाते चले गए और मेरे जीवन की शुरुआत वहीं से हुई। जी। तो यहाँ पे मैम जानना चाहेंगे कि 18 जुलाई 2002 में जब आपकी शुरुआत हुई तो किस तरह के चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा? जैसे कि जानते ही हैं, आपने कहा कि स्लम एक ऐसी बस्ती जहाँ आना जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ आपने एक स्कूल खड़ा किया, 7 बच्चों से आपने एक स्कूल तैयार किया और महिलाओं के लिए काम किया। तो किन लोगों को आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला? एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगी, या अपने आप में कह लीजिए कि छोटा नहीं, बहुत बड़ा परिचय है जी। सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुसांगिक संगठन है। जी। गुरुजी हेडगेवार जी के जन्म शताब्दी पर 1989 में सेवा भारती संघ के कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि 5000 सेवा कार्य हमें शुरुआत करनी है। उसके लिए बड़े बड़े कार्यकर्ताओं की जरूरत थी जी। तो उन्होंने सेवा भारती का गठन किया और सेवा भारती के गठन के माध्यम से, सेवा भारती के माध्यम से ही इन सेवा कार्यों को आरंभ किया गया। जी। तो जब सेवा भारती का आरंभ गाजियाबाद में हुआ, एक कार्यालय बना, तभी उन्होंने भी, सेवा भारती के पदाधिकारियों ने भी एक किस्म से समाज को नई दिशा देने के लिए जी। समाज सेवा के माध्यम के द्वारा बच्चों के छोटे छोटे केंद्र, जैसे सिलाई केंद्र है जी, शिक्षा का केंद्र है और बाल संस्कार केंद्र है या प्रौढ़ शिक्षा है, ऐसे से केंद्रों का शुरुआत किया। जी। जब नंदग्राम में इस विद्यालय को शुरू किया गया तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्लम एरिया था, जहाँ पर झुग्गियाँ नज़र आ रही थी चारों तरफ और सुअर पालन का जहाँ अधिकतर काम हुआ करता था। जी। बहुत सारी परेशानियाँ आई शुरू में, बच्चों को घरों से लाना पड़ा खींच कर, क्योंकि एजुकेशन नाम की चीज़ या शिक्षा नाम की चीज़ दूर दूर तक भी नहीं थी। तो उसी हिसाब से फिर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पेरेंट्स को मोटिवेट किया गया कि आपके बच्चों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जी। आज वही स्थिति धीरे धीरे डेवलप हो गई है। तो जब आपने शुरुआत की मैम, तो आप 21 वर्ष की आपकी उम्र रही, तो उस समय ये कैसे आपको आया कि मुझे समाज सेवा के लिए काम करना चाहिए? जब तो आप खुद ही कॉलेज में पढ़ रही होंगी, जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रही हूँ। तो 21 साल की उम्र में कैसे ये आपने सोचा कि समाज के लिए काम किया जाए? अरुणा जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जी। मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि परिस्थितियाँ इंसान को सब कुछ करा देती हैं। परिस्थितियों का रहते ही इंसान बहुत कुछ सीखता है। जी। फादर मेरे एक होटल चलाया करते थे और शादी मेरी नहीं हुई थी उस समय। हम 5 भाई बहन थे, सबसे छोटी मैं हूँ। चूँकि मैं स्पोर्ट्स कोटे से थी, स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी थी, तो बोल्ड भी थी
और मेरी जो शिक्षा थी वो केवल इंटर और इंटर ही रह गई शादी से पहले जी। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, मतलब आगे अपने एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए। जब मैं यहाँ पर आई और मैंने अपनी एजुकेशन को भी बढ़ाया सेवा भारती के माध्यम से जी। तो 21 वर्ष की आयु में जब मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी सेवा भारती शादी से पहले, तो छोटे छोटे बच्चों के बीच में मुझे रहना बहुत अच्छा लगता था। और हम विद्यालय की जब कन्विंसिंग करने के लिए जाया करते थे, रास्ते में कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अगर कोई ऐसा मिल जाता था तो मैं अपना काम से थोड़ा सा हट करके जी। उसको ही देखा करती थी और उसका सहयोग किया करती थी। धीरे धीरे यही मेरा शौक बढ़ता चला गया और एक किस्म से कह लीजिए कि ये पागलपन की हद तक मेरा ये शौक बढ़ गया जी। तो उसी के नतीजे से आज यहाँ पर हूँ। और इसमें सपोर्ट मिला माता और पिताजी, बहन भाइयों का? शादी के बाद पहले मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था जी। मेरे फादर को मुझ पर बहुत ट्रस्ट था। वो भी ये कहा करते थे कि मेरा तो बेटा है ये। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर शादी हुई तो यहाँ पर मेरे इन-लॉज, मेरे हस्बैंड, हमारी देवरानी, जेठानी, सभी बच्चे मुझे फुल सपोर्ट किया करते थे जी। तो हमारे एक मामा जी जो आज नहीं है दुनिया में, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर बच्ची में हुनर है, टैलेंट है और ये कुछ करना चाहती है तो ज़रूर इसको बाहर फील्ड में भेजना चाहिए। तो मेरे इन-लॉज ने उस बात को माना और फिर मुझे नंदग्राम में काम करने के लिए प्रेरणा उन्हीं से मिली। तो पिताजी के साथ साथ आपके हस्बैंड ने भी आपको इसमें पूरा सपोर्ट दिया? हस्बैंड मेरे एक किस्म से पहले कह लीजिए कि पहले अलाउ नहीं कर रहे थे जी। क्योंकि वही कहते हैं ना, धीरे धीरे सोच डेवलप होती है। फिर उन्होंने देखा कि नहीं, जब मेरे में टैलेंट है और मुझे शौक है, मेरे मन में ये कुछ करने की चाह है, तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। फिर मेरी दोनों बेटियां भी आज बड़ी हो गई हैं, लेकिन बचपन से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जी। महिलाओं की हम बात करें तो मैम, महिलाओं के लिए तो आपने काम किया ही है, साथ ही मैं देख रही थी कि आपने पुरुषों के लिए भी बहुत काम किया है। तो पुरुषों को जैसे हमें पता चला कि आपने नशा मुक्त रहने के लिए कार्यक्रम किए हैं, तो उन कार्यक्रम का मैम कितना प्रभाव पड़ा और क्या लगा कि नशा मुक्त का एक कार्यक्रम किया जाए, ये कैसे दिमाग में आया? अरुणा जी, जब विद्यालय में हमारा सुबह जाना होता था स्कूल में जी, तो देखते थे हम आसपास के एरिया के सब सुबह पुरुष भाई लोग आसपास में सुबह बैठ जाया करते थे दारू पीने के लिए, शराब पीने के लिए या दूसरा नशा करने के लिए। तो जबकि मेरे विद्यालय में बेटियां आया करती थी, मुझे अपने आप में बहुत बुरा लगता था उस समय कि देखो उसी एरिया से, उसी रास्ते से चलकर बच्चियां आ रही हैं, उसी रास्ते में नशेड़ी, गंजेड़ी, चर्ची लोग बैठे हैं। तो मुझे ये बहुत बुरा लगा और कल को कोई हादसा ना हो जाए, इसी बात को लेकर के मैंने अपनी संस्था वालों से बात की जी। कि हमें कुछ ना कुछ स्टेप उठाना चाहिए इन लोगों के लिए। तो संस्था वालों को मुझ पर ज़्यादा विश्वास था, तो उन्होंने कहा कि बहन जी, जो आप कहेंगी आप अपने हिसाब से इनको टैकल करिए, जैसा भी समझाएंगे, हो सकता है आपकी बात ज़्यादा माने। जी। तो जब सुबह एक मॉर्निंग में सुबह स्कूल आ रही थी तो उन्होंने देखा, मैंने देखा कि वहीं स्कूल की बिल्कुल बाउंड्री के पास ही एक अधेड़ उम्र के बैठे हैं और साथ में गिलास लिया हुआ है और साथ में बोतल ली हुई है। तो मैंने बड़े प्यार से उन्हें बाबूजी कह करके बुलाया और मैंने कहा, बाबूजी देखो, इसी रास्ते से अभी मेरी बेटियां आएंगी पढ़ने के लिए और आप सुबह सुबह आपने शुरू कर दिया है ये काम, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, आपको करने में पता नहीं कैसा अच्छा लग रहा है जी। तो उन्होंने मेरी इस बात को बहुत ही मान्य किया। उन्होंने कहा, सही बात कह रही हो बिटिया। और मैंने कहा, अगर आपको लेना है तो शाम को, अभी पूरे दिन भर का काम करिए आप, और शाम को अपने घर पे बैठ के लीजिए अगर लेना है आपको तो। जी। तो उन्होंने मेरी इस बात को माना और धीरे धीरे उस एरिया में आज आप आकर के देखेंगे स्थिति कि कोई भी आसपास में इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। धीरे धीरे ये सब कुछ बंद हो गया। जी। तो आपने बेसिकली एक सज्जन को समझाया कि हाँ, जो आप ये कर रहे हैं। नशा मुक्ति के लिए भी वहाँ गाजियाबाद में एक ट्रस्ट है नशा मुक्ति, जिसको ममता गुप्ता जी चलाती हैं, उनको बीच में बुलाया और हमने उनकी समय समय पर काउंसलिंग कराई कि आपको इसके क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं और क्या नुकसान हो सकता है आपके शरीर को और आपके परिवार को। तो बस्ती के लोगों ने माना हमें और उसका आज बहुत अच्छा प्रभाव है। लोग करते हैं लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि अंदर बैठे कर रहे हैं या कहीं बाहर से करके आ रहे हैं, लेकिन स्कूल का आसपास का वातावरण बहुत सुंदर है जी, उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा।
जब आपने शुरुआत की थी तो मैम आपने बताया 7 बच्चे आपके स्कूल में थे। आज आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं मैम? देखिए मैम, कोरोना काल से पहले मेरे पास 350 की संख्या हो चुकी थी बच्चों की। जी। कोरोना काल में कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई कि बस्ती वालों को यहाँ से घर छोड़ करके जाना पड़ा अपने अपने गांव में। तो भी आज मैं ये कहूँगी कि सबका विश्वास है, प्यार है मेरे से, बस्ती से। तो 250 की संख्या है जो आज बच्चों में हम जिनको शिक्षा दे रहे हैं। जी। इनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं मैम जो कोरोना काल में जो अपने माता पिता को खो चुके हैं? खोने वाले बच्चे फिलहाल यहाँ नहीं रह रहे हैं। खोने वाले जिनके माता पिता चले गए थे जी, वो गांव में शिफ्ट कर गए हैं अपने अपने किसी न किसी रिश्तेदार के पास। और बहुत कम आंकड़ा हम कहेंगे जी। कि जो इस कोरोना काल में गया है, क्योंकि कुछ बच्चों को हाइजीन हमने मास्क प्रोवाइड करवा दिए थे, राशन प्रोवाइड करा दिया था, और सैनिटाइज़र वगैरह और स्वच्छता से जुड़ी हुई सभी चीज़ें सेवा भारती ने उनको प्रोवाइड करवाई थी। और जो कि अंदर ही अंदर रहे सभी बच्चे और लोग, जिससे कोरोना का प्रभाव उस बस्ती में कम दिखाई दिया। जी। और मैम ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर जो आपने एक खिचड़ी सहभोज कराया था, उस पर थोड़ा मैम बताइए विस्तार से कि वो उसकी क्या ज़रूरत पड़ी और ऐसी कौन सी मानसिकता वहाँ लोगों में थी कि ऊंच नीच वाली बातें वहाँ आती थी? अरुणा जी, स्लम एरिया नंदग्राम जी। अपने आप में एक ऊंच नीच का ही ज़्यादातर वहाँ पर SC और ST ही लोग रहा करते हैं जी। तो भी उन लोगों में ये भेदभाव था कि ये जरा सी ये धोबी है या ये दूसरी कास्ट का है, तब भी उन लोगों में भेदभाव था। तो जब ये विद्यालय की स्थापना की तो सेवा भारती ट्रस्ट ने ये अपने आप में एक बहुत सुंदर कार्य किया। उन बस्ती वालों से मुट्ठी मुट्ठी भर दाल चावल इकट्ठा किया जी। और एक भगोने में सबको मिला करके खिचड़ी सहभोज का कार्यक्रम रखा। जी। उस खिचड़ी सहभोज में पूरी बस्ती को आमंत्रित किया गया। सभी ने बैठ करके आराम से दरी पट्टी पर बैठ करके खाया और उन्हें आनंद आया कि देखिए, आज हम ये नहीं कह सकते कि इसमें किसकी कौन सी खिचड़ी दाल थी, किसकी चावल थे, और एक उसी को ही खिचड़ी कहा जाता है जो मिलकर के आपस में एकजुट होकर के घुट जाती है, उसी को ही खिचड़ी कहा जाता है। तो ये अपने आप में वहाँ के लोगों, और आज भी 14 जनवरी में हम मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही अच्छे उत्सव बड़े उसमें स्तर पे मनाते हैं और पूरी बस्ती में लगभग 40 से 50 किलो खिचड़ी स्कूल में बनती है। बस्ती का सभी लोग आनंद उठाते हैं और इसके साथ धनिया की और सभी वेजिटेबल्स मिला करके हम एक चटनी बनाया करते हैं जो खिचड़ी का स्वाद और बढ़ा देती है। जी मैम, मैडम और बहन जी, इस पे मैं जानना चाहूँगी कि ये कैसे शुरुआत हुई मैडम और बहन जी की। मैं इसको जानना चाहती हूँ, अच्छे से विस्तार में बताइएगा मैम इसको। ये बहुत सुंदर विषय है जी। ये जब ये विषय आता है अरुणा जी, तो मैं अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि ये शब्द मैडम थोड़ा हट करके लगता है और बहन जी अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है जो सभी रिश्तों से बन जाते हैं हम लोग। जी। कुछ समय पहले 2012 की बात है, सेवा भारती से हट करके मैंने सोचा कि चलो कुछ काम किया जाए, अलग से जॉब किया जाए, शायद अर्निंग ज़्यादा हो जाए, शायद संपर्क ज़्यादा बन जाए। जी। लेकिन वो मन के भाव जो थे वो अंदर ही मतलब रह ना पाए और मैं मात्र एक दिन के लिए सेवा भारती से अलग होने की मैंने कोशिश की। तो मैं उस दिन स्कूल नहीं आई और हमारे सेवा भारती के एक पदाधिकारी ने आकर के मुझे कहा, बहन जी आप दूसरी जगह में सब जगह कहीं पर भी काम कर सकती हैं और आपको मैडम का टैग जरूर मिल जाएगा जी, लेकिन जहां आपकी पहचान बहन जी के नाते है, ये आपको पहचान कहीं और से नहीं मिलेगी। केवल और केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा भारती के माध्यम से आपको इतना बड़ा सम्मान बहन जी का जो मिला है शायद किसी और फील्ड में ना मिले। और सही में आज तक का मेरे अनुभव यही कहते हैं कि मैडम तो बनना आसान है लेकिन बहन जी बनना बहुत मुश्किल है जी। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे नाम के साथ बहन जी लगा है। और बच्चों, देखिए दूसरे स्कूल में क्या होता है कि हम बच्चों से मैडम कहलवाना पसंद करते हैं जी। अपने विद्यालय में सभी शिक्षिकाएं और हम कभी मैडम नहीं कहलवाते बच्चों से, हम दीदी ही कहलवाते हैं, चाहे वो कितनी भी ओल्ड एज हैं, कितनी भी यंगेस्ट हैं। हम उनको
दीदी ही कहते हैं बच्चे, सभी मैडम को, सभी टीचर्स को दीदी कहना पसंद करते हैं। तो ये बहुत सुंदर वाक्य है अपने जीवन में। जी, तो इसलिए आप सीमा मैडम नहीं, आप सीमा बहन जी के रूप में वहाँ जानी गई जी। और छोटे छोटे बच्चे भी जब आपके स्कूल में आए थे तो हम देख रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे भी आपको दीदी दीदी करके बुला रहे थे। जी जी जी। तो उसका यही एक सबसे बड़ा सफ़र आपका रहा है। जी जी। तो मैम यहाँ पे जानना चाहूँगी कि क्या राजनीतिक करियर की स्टार्टिंग का कभी आया कि कभी राजनीतिक में भी कदम रखा जाए या राजनीति की जाए, कभी ऐसा कोई ऑफर मिला हो? अरुणा जी, बहुत बार मौके भी मिले जी, और लोगों ने उकसाया भी बहुत जी, कि आपकी इतनी पहचान है इस एरिया में, बहुत सारे लोग आपको मानते भी हैं, दिन त्योहार भी मैं उनके साथ सेलिब्रेट करती हूँ जी, और उनके दुख सुख में भी हमेशा खड़ी होती हूँ। तो सभी ने कहा कि आप पार्षद के लिए या किसी और दायित्व के लिए खड़ी हो जाइए, पद के लिए। मेरे मन में एक बार के लिए मान लीजिए आ भी गया कि मैं चलो इस बार के लिए पार्षद के लिए खड़ी भी हो जाती हूँ, जी, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि नहीं, ये तो मेरा स्वार्थ आ जाएगा बीच में आड़े, और फिर मैं जो मेरी पहचान सेवा भारती ने बनाई है और जो मुझे बच्चों से, बस्ती से प्यार मिला है, वो शायद ये पॉलिटिक्स में आने के बाद, राजनीति में आने के बाद सब पीछे हट जाएगा, छूट जाएगा मुझसे कहीं ना कहीं। और जहाँ स्वार्थ आ जाता है वहाँ रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत कोई मायने नहीं करते। तो इसी बात को लेकर के मैंने इस बात को अपने मन से निकाल दिया कि मुझे राजनीति में आना है। मैं एक बहन जी हूँ, एक दीदी हूँ, एक शिक्षिका हूँ, मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी है मैम यहाँ पे। और एक लेख के बारे में और जानना चाहूँगी, मेरा ये आखिरी प्रश्न है आपसे अब कि एक लेख के बारे में जिक्र करिएगा मैम, एक छोटे से बच्चे की पिटाई से लेकर के और वो जो लेख तक की जर्नी आपने तय की, वो क्या इंसिडेंट था मैम? अरुणा जी, जब मैं 21 साल की थी और शादी से पहले एक स्कूल में पढ़ाया करती थी, तो ऐसे ही लंच टाइम चल रहा था और सभी टीचर्स लंच कर रही थी, मैं लंच नहीं करती थी। मैं हमेशा बच्चों के साथ ही कभी एक ग्रास उससे खा लिया, कभी मैं अपना लंच ले करके नहीं जाती करती जी, तो मैं बच्चों के साथ ही शेयर कर लेती थी। तो छुट्टी के टाइम और मेरा लंच भी जल्दी हो जाता था, उसके बाद मैं खेलना बच्चों के साथ ज़्यादा पसंद किया करती थी जी, कि जो भी बच्चे गेम खेल रहे हैं मैं कूद जाया करती थी उसमें और खेलना पसंद करती थी। तो ऐसे हम एक गेम में व्यस्त थे और दूसरी साइड बच्चे कुछ और गेम खेल रहे थे। गेम के बीच में चलते ही मतलब दो बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाती है और एक बच्चे ने उठा करके कहीं से ढेला उठा करके दूसरे बच्चे के मार दिया। तभी कुछ बच्चे, जैसे बच्चों की आदत होती है शिकायत करने की, जी, तो वो कुछ बच्चे मेरे पास दौड़ते आए और कहने लगे, दीदी उसने ऐसे उसको पत्थर मार दिया है। तो मैं गई और मैंने बिना आओ ना देखा, न ताओ देखा और उस बच्चे की जाकर के पिटाई लगा दी। जी, थोड़ी देर बाद वही उस बच्चे, जबकि जिस बच्चे के चोट लगी उसके माथे से खून बह रहा था, तभी मुझे खून देख करके गुस्सा आ गया और मैंने दूसरे बच्चे की पिटाई लगाई। थोड़ी देर बाद मुझे मालूम हुआ कि अरे इस बच्चे ने तो पत्थर मारा ही नहीं था, दूसरे बच्चे ने पत्थर मारा है, वो बेफालतू में पिट गया। जी, तो मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ, गिल्ट महसूस हुआ अंदर ही कि मैंने क्या कर दिया, और थोड़ी नहीं बहुत पिटाई की। तो फिर मैंने उसे जाकर के सॉरी फील किया, सीने से लगाया बच्चे को और मैंने कहा कि बेटा मेरे से गलती हो गई और मेरे को माफ़ कर दो इस बात के लिए। उस बच्चे ने रोते रोते मुझे सीने से लगाया और कहने लगा, नहीं दीदी कोई बात नहीं, कोई बात, जबकि वो पिटा बहुत ज़बरदस्त था जी, तो भी उसने मुझे माफ़ किया या मुझसे शिकायत नहीं की। तो उस इंसिडेंस ने, एक किस्म से एक्सीडेंटल था वो, जी, उसने मेरे जीवन पे ऐसा प्रभाव डाला कि मैंने अपने इस सॉरी फील को शब्दों में लिख डाला और आज तक के मेरे लिए प्रेरणा बन गया या मेरे लिए सीख बन गया कि मैं किसी बच्चे को या किसी अन्य व्यक्ति को भी बिना पूछताछ किए या बिना बात को, सच को जाने हुए मैं कोई एक्शन नहीं लेती। जी, और मैं अपने विद्यालय में सभी टीचर्स को ये अपने माध्यम से कहना चाहती हूँ और कहती भी हूँ कि जब तक सच की नींव पर ना पहुँच जाओ तब तक कोई भी एक्शन मत लो, तब भी कुछ भी रिएक्ट मत करो किसी के लिए भी, क्योंकि ये बाद में एक गिल्ट बन करके रह जाता मन में। तो ये एक बहुत सुंदर लेख लिखा हुआ है, कभी मौका लगेगा तो आपको पढ़वाएंगे। जी, जरूर जरूर, मैं पढ़ना भी चाहूँगी। जी, अपने स्कूल और हमारे यूथ दोनों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम, जिन्होंने, स्कूल ने आपको मौका दिया और आपका इतना बड़ा एक
ऐतिहासिक सफ़र रहा स्कूल में बहन जी के टाइटल के साथ, और यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगी मैम? सन 2002 से लेकर 2023 तक मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं अरुणा जी, जिनका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद भी करती हूँ और एहसान मानती हूँ कि मुझे इतना सुंदर प्लेटफॉर्म मिला। इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए उन्होंने मुझे फुल कोऑपरेट किया और समय समय पर मुझे सहयोग किया। अपने प्रांतीय और क्षेत्रीय अधिकारी सेवा भारती के जितने भी हैं, मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आज इस मंच पर मैं आपके मंच से धन्यवाद देती हूँ उनको कि मुझे पब्लिसिटी देने के लिए, मुझे फेमस करने के लिए, या मेरे इस सेवार्थ कार्य को एक नया मोड़ देने के लिए सभी बहुत मतलब जिम्मेदार हैं और मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और आज भी जो विद्यालय की समिति है उसमें भी मेरे साथ बहुत सारे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मेरी गलतियों को ये नहीं कहूँगी कि नेगलेक्ट किया, मेरी गलतियों को सुधारने की भी कोशिश की, आज मेरी एजुकेशन को बढ़ाया। इसमें बहुत सारे लोग हैं, एक दो का नाम नहीं मैं कह सकती जी। कुछ इस दुनिया में हैं, कुछ इस दुनिया से चले गए हैं, तो भी मैं कहूँगी कि उन्होंने मेरे लिए जितना किया मैं कभी भी उनका इस बात को वो नहीं कर सकती, उतार नहीं सकती इस एहसान को जी। यूथ के लिए मैं यही कहूँगी कि जितना हो सकते सेवार्थ काम करिए। पैसा कमाना तो देखो हर इंसान कमाएगा ही, किसी भी रास्ते से कमाएगा, लेकिन ये जो धर्मार्थ हम कमाते हैं, अपने पुण्यों को कमाते हैं, ये केवल और केवल दीन दुखियों की सेवा करने से और अभावग्रस्त जो कि जिनके पास अभावों की कमी है जी, उन लोगों की सेवा करने से ही हमारे पुण्य, हमारे कर्म लिखे जाते हैं। और यूथ से यही कहूँगी कि आप लोग ऐसे एरिया में जा कर के जहाँ शिक्षा दें, जहाँ पर चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। अच्छे अच्छे इलाकों में जा कर के हर कोई काम करता है, लेकिन स्लम एरिया में जाना अपने आप में बहुत बड़ा काम रहता है जी। बहुत ही सुंदर विचार मैम आपके रहे यहाँ पर, इतनी अच्छे तरीके से आपने अपनी बातें हमारे बीच रखी। क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, अब आपसे मैम अलविदा लेंगे और इसी के साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने इतना कीमती समय हमारे लाइव 24 में दिया और अपनी बातें, अपने इतने सुंदर विचार हमारे दर्शकों के बीच में रखी। तो मैम थैंक यू सो मच एक बार फिर से। थैंक यू चैनल को भी, आपको भी। किस वर्ष की उम्र से लेके यहाँ तक पहुँचाया, उन्होंने अपनी बातें यहाँ रखी। और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि एक स्त्री सारे रिश्तों को कितने अच्छे से संभालती है। आज महिलाओं का योगदान सभी क्षेत्र में अहम है। महिलाएं किसी भी देश के विकास का मुख्य आधार होती हैं। वो परिवार, समाज, देश की तरक्की में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए लाइव 24। तब तक के लिए नमस्कार।